Hello everyone, welcome. This is our 6th class on journey of straight line and circle. ये हमारा 6वां क्लास है जर्नी ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल का। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन और सर्कल के प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रॉब्लम से ही कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि ये जो हमारा 6वां क्लास है ये हमारा जर्नी ऑफ स्ट्रेट लाइन चल रहा है। आप मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है जर्नी ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल करके, उस पर ये सारे वीडियोज़ अपलोड है वहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्लास पाँच क्लास कर चुके हैं। आज हमारा क्लास नंबर 6 होगा। 5 क्लास में हम लोग टोटल 32 क्वेश्चन कर चुके हैं, 31 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 32 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 जेई मेन 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसमें ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। मैं पहले ये बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं ऑर्थो सेंटर के बारे में बता देता हूँ। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड्स होते हैं, ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होते हैं, 3 एल्टीट्यूड। किसे कहते हैं, किसी भी वर्टेक्स से चलने वाला एक लाइन सामने वाले वर्टेक्स से चलने वाला एक स्ट्रेट लाइन सामने वाले साइड को पे परपेंडिकुलर हो, उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है ABC, वर्टेक्स A से एक एल्टीट्यूड चला मान लो AD, इस पे परपेंडिकुलर है। फिर वर्टेक्स B से चला एक एल्टीट्यूड BE और वर्टेक्स C से एक एल्टीट्यूड चला CF। तो इन एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। आई बात समझ में। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से चलने वाला लाइन सामने वाले साइड पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। हाँ, ये किस रेशियो में BC को डिवाइड करेगा इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट परपेंडिकुलर होना चाहिए। आ रही बात समझ में, ये ऑर्थो सेंटर होता है। तो देखो ट्रायंगल से रिलेटेड ना 4 सेंटर्स होते हैं, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर। इसको अगर नहीं याद है तो जाके एक बार रिवाइज कर लो कॉपी में, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस अब आएंगे, ओके। तो अब ये क्वेश्चन हम ये सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है। चलो इसी ट्रायंगल में मान लो ये वर्टेक्स है -1,7, एक वर्टेक्स है -7,1 और एक वर्टेक्स C है, C क्या है 5,-5, ठीक है। ये वर्टेक्स दी हुई है, इस वर्ट है तो इसका ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है। इसके किसी भी 2 एल्टीट्यूड का हम लोग क्या करेंगे, एल्टीट्यूड बोले तो ये जो एल्टीट्यूड है AD एक स्ट्रेट लाइन है, तो किसी भी 2 एल्टीट्यूड का आप इक्वेशन निकाल लो, मतलब आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल दो और किसी भी 2 एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल दो। 100% तीसरा एल्टीट्यूड भी वहीं से जाएगा अगर वो ऑर्थो सेंटर है तो, है ना। तो कोई भी 2 एल्टीट्यूड फाइंड आउट करो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है। क्या आ जाएगा उससे, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। अब बात है कि सर एल्टीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एल्टीट्यूड क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो कहने का मतलब मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने बोल रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड आउट यहाँ पे करेंगे, तो देखो AD एक स्ट्रेट लाइन है, ये किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है, A से पास कर रहा है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या उसी को बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट मुझे पता है। अब स्लोप कहाँ से फाइंड आउट होगा, तो देखो BC एक स्ट्रेट लाइन है या एक साइड है BC, तो BC का स्लोप तो पता होगा ना। तो BC का जो स्लोप होगा और AD ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप के बीच का रिलेशन क्या होता है, उन दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल होता है। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, AD का स्लोप निकाल लेंगे। इससे क्या आ जाएगा, AD का इक्वेशन आ जाएगा। मैं बहुत बोल रहा हूँ, अब करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अरे अच्छा, अगर समझ में आ गया है ना तो एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करके बताओ आंसर। कर लिए खुद से, हो गया। चलो मैं बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले अब हम लोग फोकस करते हैं AD का इक्वेशन निकालने में। पहले AD का एक AD एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लेंगे और एक एल्टीट्यूड BE का एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लेंगे। कोई एक निकाल लो, मतलब कोई 2 निकाल लो, का इक्वेशन निकाल लो और उनको सॉल्व कर देंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, O फॉर ऑर्थो सेंटर। चलो पहले हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। स्लोप ऑफ M ऑफ B, ये लिखने का मतलब है स्लोप ऑफ BC, ठीक है ना। स्लोप ऑफ BC क्या होगा, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट पता होता है तो स्लोप क्या होता है, y1 - y2 अपॉन x1 - x2, है ना। तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो 1 - (-5) अपॉन -7 ऑफ
-7 -5, तो स्लोप ऑफ बी सी अपने पास आ जाएगा 6 -+ 1 + 5 6 अपॉन -12, तो ये हो गया -1/2। स्लोप ऑफ बी सी आ गया। तो स्लोप ऑफ ए डी इंटू स्लोप ऑफ बी सी किसके इक्वल होगा बच्चों? -1 के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ ए डी इंटू स्लोप ऑफ बी सी क्या निकाले हैं? -1/2 फाइंड आउट किए हुए हैं, इक्वल टू -1। तो m ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ ए डी यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2। स्लोप ऑफ ए डी क्या आ गया? 2। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ ए डी पहले निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी, क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सॉरी तो 1 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करो। क्यों? मुझे एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है स्ट्रेट लाइन पे। अगर एक पॉइंट और एक स्लोप पता होता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं। तो y - 7 y - y1 इक्वल टू m। m कितना है? 2 है। x माइनस ऑफ x1, ठीक है। तो ये हो गया y - 2 y - 7 इक्वल टू 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से एल्टीट्यूड का इक्वेशन क्या आ गया? 2x - y, और आप एक काम करो, ये जो 2 को इधर ले आओ, ठीक है ना, तो -9 हो जाएगा। -9, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। ये किसका इक्वेशन आ गया? इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड कोई एक निकाल लो, या तो बी ई निकाल लो या सी एफ निकाल लो। तो मैं बी ई निकालता हूँ, ठीक है। बी ई के लिए पहले अपने को ना बी ई का स्लोप निकालना होगा, और बी का स्लोप कब आएगा? जब ए सी का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलर प्रोसेस है, इसको लिख लो फिर वो करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, बी का इक्वेशन के लिए हम अपने को बी का पहले स्लोप चाहिए, तो ए सी का पहले स्लोप निकाल दो। तो स्लोप ऑफ एम ऑफ ए सी कितना हो जाएगा? 7 माइनस ऑफ -5 y1 - y2 अपॉन x1 - x2। तो स्लोप ऑफ ए सी आ गया 12 अपॉन -6, डेट इज़ -2। स्लोप ऑफ क्या आ गया? स्लोप ऑफ ए सी फाइंड आउट हो गया। नाउ सॉरी, स्लोप ऑफ बी ई इंटू स्लोप ऑफ ए सी किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बी ई है ए सी पे परपेंडिकुलर है ना, तो -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से स्लोप ऑफ बी ई इंटू स्लोप ऑफ ए सी क्या है? -2, डेट इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो स्लोप ऑफ बी सी कितना? बी ई है ना, हाँ, स्लोप ऑफ बी ई, स्लोप ऑफ बी ई कितना फाइंड आउट हो गया? 1/2। ओके, अब इक्वेशन ऑफ बी ई निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ बी ई, देखो ये जेई मीन का सवाल है और कितना आसान है ना। तो इक्वेशन ऑफ बी ई निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखो इस पॉइंट से पास कर रहा है, y - y1 इक्वल टू m कितना है? 1/2 x माइनस ऑफ -7, है ना। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y - 2 इक्वल टू x माइनस माइनस +7। तो क्या आ गया अपने पास? x - 2y, 7 को इधर ले लो, तो ये भी -9 के इक्वल हो रहा है क्या बच्चों? हाँ ठीक है, ओके, ये भी -9 के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब क्या करेंगे? सॉल्व करो, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो और x और y की वैल्यू फाइंड। इतना तो आप खुद से कर सकते हो, मैं इसको रफ करके डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। आप कीजिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या है? एक ए डी एल्टीट्यूड का स्लोप इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट क्या था? ए डी एल्टीट्यूड का इक्वेशन है, और सेकंड क्या है? बी ई का है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो दो स्ट्रेट लाइन को अगर हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन, दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो एल्टीट्यूड है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x की वैल्यू आएगी -3 और y की वैल्यू आएगी 3, ठीक है ना। सो द रिक्वायर्ड ऑर्थो सेंटर, है ना, ऑर्थो सेंटर क्या होगा? रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या आ गया बताओ? -3,3। अब ऑप्शन में देखो -3,3, हाँ, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, -3,3 आया समझ में। तो यहाँ से हम लोग क्या रिवाइज किए इस क्वेश्चन से? ऑर्थो सेंटर रिवाइज कर लिए। ऑर्थो सेंटर का अगर ट्रायंगल का वर्टेक्स पता होता है तो ऑर्थो सेंटर का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं
ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये रिवाइज कर लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लिख लो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, ये भी जेईई मेन 2020 में आ चुका है। पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। फाइंड आउट करना है यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड, नहीं लेंथ ऑफ कॉर्ड दी हुई है ना। क्वेश्चन में है द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस, एक कोई सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस आर है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल अलॉन्ग द लाइन y माइनस 2x इक्वल टू 3 इज आर, लेंथ ऑफ कॉर्ड आर के इक्वल है, ओके। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, आर स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो एक कोई सर्कल है, ठीक है, एक कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, दिख ही रहा है यहाँ पे इक्वेशन से, सेंटर क्या है ओरिजिन पे है, सी फॉर सेंटर, सेंटर क्या है ओरिजिन है। कोई एक स्ट्रेट लाइन इधर से पास हुआ है, यहाँ से मान लो ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन पास हुआ है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है -2x, ऐसा करो ना, हाँ चलो ऐसे लिख लो, -2x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0, 3 को LHS में लेके आ गया, ठीक है, ऐसा है। इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जो ये कॉर्ड बन रहा है, ये मान लो AB एक इसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का लेंथ जो है ना बच्चों, ये डिस्टेंस r के इक्वल दिया हुआ है, ये लेंथ ना r के इक्वल दिया हुआ है ना, ये लेंथ किसके इक्वल है, r के इक्वल है। तो अपने को फाइंड आउट करना है आर स्क्वायर की वैल्यू, ओके। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सर्कल के सबसे पहले सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये m हो गया। अगर ये m हो गया तो ये वाला डिस्टेंस r/2 होगा, ये वाला भी डिस्टेंस r/2 होगा। मेरे कहने का मतलब है कि AM और MB इक्वल होगा और दोनों किसके इक्वल होगा, r/2 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि AB की टोटल लेंथ, AB टोटल कितना है, r है, ये हाफ हाफ होगा ना, r का हाफ होगा, r/2 और ये वाला डिस्टेंस, ये जो AC है ये रेडियस है, ये तो r/2 है, ठीक है ना, रेडियस है। आ रही है बात समझ में। अब सुनो, हम लोगों को AC का लेंथ पता चल गया, AM का लेंथ पता चल गया और CM का भी लेंथ पता नहीं चला है ना। CM का लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, किसी भी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो लगाओगे तो लेंथ ऑफ इसका C का डिस्टेंस इस स्ट्रेट लाइन से फाइंड आउट हो जाएगा। तो C क्या है, ओरिजिन है, तो हम लोग लेंथ निकाल, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं इस लाइन का, तो -2 × 0 + 0 -3 का मॉड अपॉन √ क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4 फिर 1 का स्क्वायर 1, ये क्या है, CM है, CM का लेंथ। तो CM का लेंथ आ गया, CM का लेंथ आ गया 3/√5, 3/√5 है ना, ये CM का लेंथ आ गया। अब क्या करो, ट्रायंगल ACM में पाइथागोरस लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। इन ट्रायंगल ACM है ना, ACM ट्रायंगल में चलते हैं। तो देखो जरा, CA² किसके इक्वल होगा, AM² बेस² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है ना। CA कितना है, R है, तो R² इक्वल टू क्या होगा, AM², AM कितना है, r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर, और CM कितना फाइंड आउट किए हैं, 3/√5 का होल स्क्वायर, 3/√5 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में। अच्छा अब वीडियो को पॉज करके ना इसको लिखो, तो मैं रफ करूँगा इसको, लिखिए ज़रा, ठीक है, रफ कर रहा हूँ। तो देखो वहाँ से क्या हो जाएगा, r² इक्वल टू r²/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9/5, r² को ये इधर ले आओ, क्योंकि अपने को तो r² फाइंड आउट करना है, r²/4 इक्वल टू 9/5 हो गया। LCM कितना होगा 4, तो 4r² माइनस r² अपॉन 4 इक्वल टू 9/5। तो यहाँ से क्या मिलेगा, बताइए क्या मिलेगा, ये रफ कर दूँ, इधर रफ कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं लिखी हो तो वीडियो को पीछे करके लिख लो। तो ये 3r² अपॉन 4 इक्वल टू 9/5, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r² इक्वल टू हो जाएगा 9 4 जा 36, 3 5 जा 15 है ना, 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 12 जा 3 5 जा, तो यहाँ से r² की वैल्यू क्या आ गई, 12/5, 12/5 हो गई r² की वैल्यू। कोई ऑप्शन है क्या, 12, हाँ, D फॉर दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। देखो इसका आंसर क्या हो गया, D, 12/5। जेईई मेन 2020 का सवाल था। देखो 2 क्वेश्चन अभी स्टार्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर ये है 33 और 32, दोनों क्वेश्चन मेंस में आया हुआ था और कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। ऐसे हम लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे भी,
अभी देखो, अभी जो इजी टाइप के थोड़े क्वेश्चन है वो अभी करते जा रहे हैं पहले, है ना। चलिए लिख लें। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में आया हुआ है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, कुछ पहले सवाल मैं पढ़ लेता हूँ। द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, एक सर्कल है जो 0,1 से पास कर रहा है, एंड टचिंग द पैराबोला y = x² एट द पॉइंट दिस इज। मतलब सवाल में क्या दिया हुआ है, सुनना ध्यान से। एक सर्कल है जो किसी एक पॉइंट 0,1 से पास कर रहा है, ठीक है सॉरी। और किसी पैराबोला को, मान लो एक पैराबोला है, ये मैं देखो रफ फिगर बना रहा हूँ, y = x² एक्जैक्टली अगर x एक्सिस y एक्सिस से बनाता तो ऐसा नहीं बनता, मैं ऐसे ही रफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो y = x² एक पैराबोला है। इस पैराबोला को जहाँ पे टच कर रहा है ना, लेट से ये पॉइंट A है और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसको मान लो B, और उसका कोऑर्डिनेट है 2,4। तो इस सर्कल का क्या पूछ रहा है, सेंटर पूछ रहा है। ओके, सर्कल का सेंटर पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन से ना हम लोग क्या रिवाइज करेंगे कि देखो क्या रिवाइज करेंगे, जो सर्कल का नॉर्मल होता है ना वो सर्कल के सेंटर से हमेशा पास करता है। ध्यान रखना, सर्कल का नॉर्मल सर्कल्स के हमेशा कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है, ऑलवेज। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो एक ऐसा नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जो पैराबोला पे बी पे नॉर्मल है। तो अगर वो पैराबोला पे नॉर्मल है तो सर्कल पे भी क्या होगा, नॉर्मल होगा ना। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लो ये पॉइंट बी है, इस पे नॉर्मल कब बनता है, नॉर्मल बनाने के लिए पहले टेंजेंट बनाना पड़ता है। अगर हम ये टेंजेंट बनाएंगे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये कॉमन टेंजेंट है सर्कल और पैराबोला दोनों का। तो अब इस कॉमन टेंजेंट पे अगर जो नॉर्मल मैं बनाऊँ तो वो जो नॉर्मल है वो पैराबोला पे भी नॉर्मल होगा और सर्कल पे भी नॉर्मल होगा, है ना, सर्कल पे भी नॉर्मल होगा। ध्यान से देखना। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है B, जिसका कोऑर्डिनेट है 2,4, इस पे हम एक टेंजेंट बनाए, ये कॉमन टेंजेंट है, उसी पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन बनाए, वो कॉमन नॉर्मल बन गया जो पैराबोला और सर्कल पे साइमल्टेनियस क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों पे नॉर्मल है। आ रही बात समझ में। तो उससे क्या होगा, ध्यान से सुनना, सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है। तो ये जो नॉर्मल लाइन है, ये पैराबोला पे भी नॉर्मल है और सर्कल पे भी नॉर्मल है, तो सर्कल के सेंटर से फाइंड आउट पास करेगा। अगर मैं एक और ऐसा लाइन फाइंड आउट कर लूँ जो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा हो एक दूसरा लाइन, तो कह सकते हैं उन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल होगा। मैं क्या कहा, एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, और एक और ऐसा लाइन स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर ले जो स्ट्रेट लाइन सर्कल के सेंटर से पास कर रहा होगा। तो क्या देखा जाएगा कि दोनों, एक नॉर्मल और वो जो स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे वो दोनों सर्कल के सेंटर से फाइंड आउट करेगा। मतलब दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। अब दूसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो ये सर्कल पे एक पॉइंट ए है और सर्कल पे भी तो एक पॉइंट बी है, तो ये एक कॉर्ड बना लो, एक कॉर्ड बना लिया। अब जो कॉर्ड का, ये जो कॉर्ड ए बी है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा। जो कॉर्ड का, एक मिनट में थोड़ा इसको, हाँ, जो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मान लो ये कॉर्ड है, कॉर्ड का जो, ये कॉर्ड ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये क्या है, कॉर्ड ए बी का ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। ये कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये कॉर्ड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या है, कॉर्ड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये क्या होगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा, और सर्कल पे ये लाइन क्या है, नॉर्मल है, ये भी सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो दोनों लाइन, एक ये वाला लाइन है ना और एक ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। आया समझ में। तो इतना बढ़िया क्वेश्चन था ये, इतना ज़्यादा लॉजिक लगाना था इसमें, ठीक है ना। तो अब अपने को यहाँ पे और भी लॉजिक लगाना है। अभी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे और नॉर्मल का कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग सर्कल और स्ट्रेट लाइन पढ़े हो, मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोग को पैराबोला भी नहीं पढ़ा हुआ है। बट जो बच्चे 12th, जैसे मान लो कोई बच्चे अगर 12th में होंगे तो वो ना टेंजेंट और नॉर्मल है, AOD का टॉपिक है एक,
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में AOD है, उसमें टेंजेंट नॉर्मल में हम लोग किसी भी कर्व पे किसी दिए गए पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो वही वाला कंसेप्ट लगा के हम यहाँ पे पैराबोला पे ये जो नॉर्मल है उसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर पैराबोला पे नॉर्मल निकल गया तो वो सर्कल पे भी तो नॉर्मल है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम इस नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो एक काम करो, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिगर बना लो, फिर आगे करते हैं। तो देखो जरा, नॉर्मल के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या निकालते हैं, जो ये y = x² दिया हुआ है इसको डिफरेंस क्या स्लोप कैसे निकालते हैं AOD में डिफ्रेंशिएट करके। तो पहले क्या करो, dy/dx निकाल लो। तो dy/dx क्या होगा, 2x होगा। तो dy/dx की वैल्यू कहाँ पे, इस पॉइंट B पे, B पॉइंट क्या है 2,4 पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 है तो ये 4 हो गया। तो ये जो 4 आ गया ये क्या आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया। ये जो टेंजेंट लाइन है ना, कॉमन टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप होता है। dy/dx किसका क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप देता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल, जरा सोचना यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप में क्या रिलेशन होता है, दोनों का स्लोप -1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/4। समझ में आ रहा है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर होगा ये सब, कि दो अगर लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का मल्टीपल क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो टेंजेंट का स्लोप 4 है और तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अगर स्लोप आ गया नॉर्मल का, तो नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रहा है, B2,4 से पास कर रहा है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो, यहाँ से आ रहा है समझ में। तो ये लिखो, फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। लिखिए, तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा बताओ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y - y1 y - 4 = m, कितना था स्लोप, -1/4, x - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 4y - 16 = -x + 2। तो x को इधर ले लो तो ये हो जाएगा x + 4y, 16 को इधर लेके चले जाओ, =18। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ये, इस नॉर्मल लाइन का इक्वेशन आ गया। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x + 4y = 18। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया है, ठीक है। इक्वेशन ये फर्स्ट मान लीजिए। आ रही है बात समझ में? चलिए लिखिए, फिर आगे करते हैं। अब अपने को ना देखो, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप तो फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, देखो AB का स्लोप पता है, ठीक है ना, ये मैं यहाँ ले बता रहा हूँ, ठीक है। m ऑफ AB मतलब स्लोप ऑफ AB क्या होगा बताओ, y1 - y2, तो 4 - 1/2 - 0, ये हो जाएगा m ऑफ AB हो जाएगा 3/2, है ना, क्या हो जाएगा 3/2। और अगर स्लोप ऑफ AB ये हो गया, ये लिख लिया हो ना, वीडियो को पॉज करके ये लिख लो, रफ करूँगा। तो यहाँ से अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज़ व्हाट, -2/3 होगा ना बच्चों। इसका क्या होगा, समझ रहे हो ना, नॉर्मल ये दोनों ये वाला लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो AB लाइन का स्लोप 3/2 है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप क्या हो जाएगा, -2/3। आ रहा है समझ में, ये हो गया। अब है हम लोग को ना, किस पॉइंट से पास कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जरा सोच के बताओ। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, सोच के बताइए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पॉइंट से पास कर रहा है, यहाँ तो कोई पॉइंट दिख ही नहीं रहा है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पॉइंट दिख रहा है। अगर मान लो ये पॉइंट C है, लेट से दिस इज C, है ना, C, तो ये जो C है ये मिड पॉइंट है ना, AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लो, दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो 2 + 0/2 क्या इतना हो जाएगा, 2/2 1 3/2। ये मैं C का कोऑर्डिनेट कहाँ लिखूँ बच्चों, C का कोऑर्डिनेट मैं ना एरो बना के इधर लिख देता हूँ, ठीक है। C का कोऑर्डिनेट जगह नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ, 2 + 0 2/2 1, 5/2 1, 5/2 हो जाएगा। ये C का कोऑर्डिनेट आ गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन से कौन से एक पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट C से पास कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, 5/2। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप भी पता है, स्लोप क्या है 2/3। अब अपना काम आसान हो गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल दो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के।
तो उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी इक्वेशन आ जाएगा और नॉर्मल का इक्वेशन आ ही गया है। दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही क्या होगा, सेंटर होगा, है ना। चलिए लिखिए तो करिए। तो देखो हम लोग इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में निकाल के लिख दिया हूँ। क्या है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 4x + 6y = 19। ठीक है ना। देखो टाइम थोड़ा कम लगे अपना, इसलिए मैं वीडियो को रोक पॉज करके मैं फाइंड आउट करके डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या हो गया 4x + 6y = 19। ओके, और नॉर्मल का आ गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ जो x और y की वैल्यू आती है वो उन दोनों की क्या आती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आती है। आ रही है बात समझ में। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। तो जब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -16/5 और y की वैल्यू आ जाएगी 53/10। तो सो रिक्वायर्ड सेंटर क्या हो जाएगा, और सेंटर को आप मान लो, अच्छा इसको ना एक काम करते हैं, इसको m मान लो और सेंटर को c मान लो। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट था उसको m मान लिए हम। तो सो रिक्वायर्ड सेंटर क्या होगा बच्चों, रिक्वायर्ड सेंटर क्या हो गया, -16/5, 53/10 हो गया। देखो कोई ऑप्शन है क्या, -16, हाँ डी फॉर दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे, पहली बात क्या रिवाइज याद किए, क्या रिवाइज किए, जो सर्कल का नॉर्मल होता है सेंटर से पास करेगा, और अगर सर्कल और पैरा इवन कोई भी दो कर्व अगर पर टच कर रहा होता है तो दोनों का कॉमन, अगर कोई लाइन किसी एक पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल है तो वो दूसरे पे भी नॉर्मल होता है। कहने का मतलब अगर ये सर्कल और ये पैराबोला एक दूसरे को टच कर रहा है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे जो हम नॉर्मल बनाएंगे वो पैराबोला और सर्कल दोनों पे नॉर्मल होगा, और अगर नॉर्मल है तो सेंटर से पास करेगा, और कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेंटर से पास करता है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए और अपना क्या आ गया, सेंटर आ गया। यही इस क्वेश्चन का डिमांड था। आया समझ में, बढ़िया क्वेश्चन था, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। अब 35 करते हैं, लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन नंबर 35 बिट सेट 2011 में आ चुका है, बिट सेट के एग्ज़ाम में आ चुका है, जिससे आप बिट्स पिलानी में एडमिशन ले सकते हो। उसका एक अपना एग्ज़ाम होता है बिट्स सेट करके। ठीक है, बिट सेट के 3 कॉलेज हैं, बिट्स पिलानी, और एक हैदराबाद में है और एक गोवा में है। ठीक है, शायद एक गोवा में है, 3 है इसके कॉलेज। ओके, तो 2011 में आ चुका है। अगर आप इसका एग्ज़ाम देते हो और अगर आपको बिट्स पिलाने मिलता है तो अच्छा कॉलेज है वो। ठीक है, काफ़ी सारे NITs से बेस्ट है वो, जो लोअर लेवल के NITs हैं उससे बेस्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन में ना एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट है यहाँ पे। एक बार मैं ये रिवाइज़ करवा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर रिवीजन करेंगे। ये कंसेप्ट रिवाइज़ करवा दूंगा। क्वेश्चन में है द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। क्या कह रहा है, अच्छा लाइन क्या है, 3x + 4y + 5 = 0 एंड 12x - 5y - 7 = 0। ये कोई दो स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों स्ट्रेट लाइन का जो एक्यूट एंगल है, उस एक्यूट एंगल का जो बाइसेक्टर होगा उसका इक्वेशन पूछ रहा है। तो सुनिएगा, ये जो लीनियर एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है। ये टोटल कितना होता है, ये टोटल 180 डिग्री होता है ना। और अगर मान लो ये 60 होगा तो ये कितना होगा, 120 होगा, है ना। तो अगर एक एक्यूट एंगल होगा तो दूसरा 100% ऑब्ट्यूस एंगल होगा, है ना। और अगर एक ऑब्ट्यूस है तो दूसरा एक्यूट है। ओके, 90-90 होगा तब तो परपेंडिकुलर लाइंस हो गया। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से जो एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन अपने को निकालना है। किसका निकालना है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का। तो देखो ये कंसेप्ट एक बार पहले रिवाइज करते हैं। जैसे मान लो कोई दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन L1 है और एक स्ट्रेट लाइन L2 है। L1 स्ट्रेट लाइन का मान लीजिए इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, और एक लाइन L2 है, L2 लाइन का इक्वेशन मान लो a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो अगर मान लेते हैं ये एक एक्यूट होगा तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। तो अब देखो ये जो डॉटेड लाइन है ये मान लो एंगल बाइसेक्टर्स है,
ये क्या है एंगल बाय। अब हम ये तो थोड़ी ना फाइंड आउट करने चलेंगे कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस है, ऐसा थोड़ी नहीं करना है अपने को, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है, तो दो एंगल है तो दो एंगल बाइसेक्टर होगा। ये अगर 60 होगा तो ये भी 60 होगा, क्यों, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। ये 60 ये 60, तो अगर ये 20 तो ये भी 120 होगा ठीक है ना। तो ये दोनों सेम एंगल है, ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस है, और ये मान लो एक्यूट एक्यूट है। तो अगर ये एक्यूट एंगल जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब अगर ये 60 है तो इसको 30-30 में डिवाइड कर देगा, तो ये कहलाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो इसी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम सीखेंगे इस वीडियो, ठीक है। पहले ये सीख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, जो कांस्टेंट टर्म है ना C1 और C2 को याद रखना। C1 मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। वैसे देखो इसको नहीं भी पॉजिटिव बनाओगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़ दो, उसको मत देखो। बहुत सारे बुक में विदाउट पॉजिटिव किए हुए रहता है, कुछ तरीका रहता है, अपना अपना तरीका है तो सुनो मेरा क्या, मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। C1 C2 को पॉजिटिव मान लो, क्योंकि जब आप ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर या पॉइंट कंटेनिंग बाइसेक्टर में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको C1 कॉन्स्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो क्यों ना हम लोग स्टार्टिंग से ही मानते हुए चले, पॉजिटिव मानना है। अलग अलग कंसेप्ट नहीं याद रखने से अच्छा एक ही कंसेप्ट याद रखो। जब भी एंगल बाइसेक्टर का सवाल रहेगा, सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको पॉजिटिव बना लो। तो मेक C1 C2 पॉजिटिव बना लिए। उसके बाद क्या करना, ये A1 कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लो, B1y प्लस C1 अपॉन ये जो डिस्टेंस फार्मूला जैसा होता है ना वो लिख लो, ठीक है। बस यहाँ पे XY ही रहेगा, कोई पॉइंट तो नहीं है प्लस माइनस दूसरा एक स्टेट, अगर पहला L1 यहाँ लिखे तो L2 यहाँ लिखो, और अगर L2 यहाँ लिखे हो तो L1 यहाँ लिख लो। किसी एक तरफ प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ये A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर है, और ये क्या होगा अपना A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। मेक C1 C2 को क्या करना है, पहला स्टेप 1 में ये करना है, फिर ये लिख लेना है। आ रही है बात समझ में। उसके बाद क्या करना, सुनना ध्यान से, स्टेप 3 में क्या करना, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 का वैल्यू फाइंड आउट करो। किसका वैल्यू फाइंड आउट करो, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 का, ये फाइंड करो। क्या फाइंड करो स्टेप 3 में, फाइंड A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2, इसको फाइंड आउट करो। इसका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, वो या तो कोई नंबर या तो पॉजिटिव में आएगा या तो क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, तो ये फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अच्छा अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ये मेथड अगर लिखना चाहते हैं तो इस मेथड को लिखो पहले, ठीक है, फिर इसको रफ करके आगे बताएंगे। स्टेप 3 तक देख चुके हैं, लिखो पहले। तो चलो अब क्या करेंगे, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 निकालेंगे। ये या तो ये पॉजिटिव आएगा और या तो ये क्या आएगा निगेटिव आएगा, है ना, या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। अब मैं यहाँ से एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से याद रखना। देखो ऑब्ट्यूस बड़ा होता है, बड़ा वाला एंगल होता है, और एक्यूट छोटा वाला एंगल होता है। बड़े और छोटे में लड़ाई होगा तो 100% जो बड़ा वाला है वो जीतेगा, ऑब्ट्यूस जीतेगा। तो ऑब्ट्यूस और एक्यूट में लड़ाई हो गया तो कौन जीता, ऑब्ट्यूस जीत जाएगा, ऑब्ट्यूस जीतेगा। तो यहाँ पे इन दोनों में जो साइन आएगा ना, अगर इसका पॉजिटिव आया या निगेटिव आया, उसको ऑब्ट्यूस लेके भाग जाएगा। जो जीता वो सिकंदर, तो जो जीतेगा वो वाला ये साइन कंटेन करेगा, वो ले लेगा। तो अगर मान लो सॉरी, अगर यहाँ से पॉजिटिव आया, तो ऑब्ट्यूस पॉजिटिव वाला होगा। कौन सा पॉजिटिव वाला, समझा रहा हूँ। और अगर यहाँ से निगेटिव आया तो ऑब्ट्यूस निगेटिव वाला होगा। और अगर ऑब्ट्यूस पॉजिटिव तो एक्यूट निगेटिव, और अगर ऑब्ट्यूस निगेटिव तो एक्यूट पॉजिटिव। कौन सा पॉजिटिव निगेटिव, तो देखो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 का साइन फाइंड आउट करो। देखो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ से ये देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है। तो स्टेप 3 स्टेप 4 में आ जाओ, पॉजिटिव वाला क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है ना। और अगर ये निगेटिव होगा तो निगेटिव वाला ऑब्ट्यूस होगा। इसको मैं कैसे लिख दूँ, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना। कहाँ का, स्टेप 2 का। स्टेप 2 में जो हम लोग लिखे हुए हैं, ये स्टेप 2 में पॉजिटिव वाला, अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ऑब्वियसली निगेटिव वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। और यहाँ से अगर निगेटिव आ जाता है, इसका साइन अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव वाला क्या होगा, अगर A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 का साइन निगेटिव आ जाता है तो निगेटिव वाला क्या होगा,
तो यहाँ से निगेटिव वाला ऑब्ट्यूज, यहाँ लिख लीजिए आप, मैं बोल रहा हूँ, निगेटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा स्टेप 2 का, स्टेप 2 का। ठीक है, ये समझ के एक बार लिख लिए। अब देखो क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको रफ करूँगा, लिख लो इसको। तो बच्चों मैं यहाँ पे ऑप्शन रफ कर दिया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए था सॉल्यूशन के लिए। देखो मान लो ये एक L1 है, ये मान लीजिए L1 है और इसको मान लो L2 है, तो एक लाइन ऐसे पास करेगा, ठीक है, और ये एक लाइन L2 है ना, ये L2 मान लो और इसको L1 मान लो। L2 का इक्वेशन क्या है, 12x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0 है ना। L1 का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। सुनो, हम लोग क्या स्टेप 1 में बताए थे, कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना। C1 C2 देखो दोनों में पॉजिटिव है, L1 में तो पॉजिटिव है, इसमें नहीं है, तो चलो यहीं पे बना लेते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 12x, दोनों साइड कर देते हैं, या सब कुछ RHS में लेके चले जाओ, ये प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना दोनों इक्वेशन आ गया। ओके, ये दोनों इक्वेशन है, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और एक क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो पहला काम क्या है, स्टेप 1 कर लिए। स्टेप 2 में अब क्या करते हैं, लिख लो दोनों स्ट्रेट लाइन को, प्लस 5 अपॉन क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू प्लस माइनस L2 को लिख लो, क्या है L2, माइनस 12x प्लस 5y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट माइनस 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 है ना, ये लिख लिए। इसको छोड़ दो यहीं तक, है ना। अब क्या करो, यहाँ से A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 निकालो। A1 क्या है, नाउ देखो ये तो अपन रफ में ये सब करेंगे ना, जी में ये लिखना तो है नहीं, जल्दी जल्दी करना है। A1 इंटू A2 3 इंटू माइनस 12 प्लस B1 इंटू B2 4 इंटू 5, ये हो जाएगा माइनस 36 प्लस 20 डैट इज़ माइनस 16। तो देखो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 का साइन क्या आया, निगेटिव आया। साइन क्या आया, निगेटिव आया। ये क्या है, निगेटिव है। सो निगेटिव वाला कौन होगा, जो A1 इंटू A2 प्लस B1 B2 का जो भी साइन आएगा वही साइन कौन लेगा, ऑब्ट्यूज वाला लेगा। सो निगेटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, और अगर निगेटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, पॉजिटिव वाला क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। आ रही है बात समझ में, मेरा कहने का क्या मतलब था, आप समझ में आ गया ना, वो जो मैं बता रहा था क्या लिखना था वहाँ पे। ऐसा बना लो, ये पॉजिटिव और दो स्ट्रेट लाइन है, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे तो दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा। तो कौन होगा ऑब्ट्यूज का, कौन होगा एक्यूट का, वो बताएगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 का साइन। अगर A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 का जो भी साइन आएगा वो साइन यहाँ से ऑब्ट्यूज का होगा। यहाँ निगेटिव आया तो निगेटिव वाला ऑब्ट्यूज का, और अगर पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज का होता। तो अपने को तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो निगेटिव आया तो निगेटिव वाला अगर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से पॉजिटिव साइन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, लिखिए यहाँ तक, इसको रफ करना है, लिखिए। तो कंसीडर क्या करना है, पॉजिटिव साइन फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। सो एक्यूट एंगल निकालना है ना, हाँ एक्यूट एंगल बाय, सो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है ना, कंसीडर पॉजिटिव। क्या कंसीडर करना है, कंसीडर पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव ले लेंगे तो ये 3x प्लस 4y प्लस 5 और अपॉन में 25 हो रहा है तो ये 5 हो गया इसका स्क्वायर रूट, और ये 13 आ जाएगा। यहाँ से तो पॉजिटिव लेंगे तो ये माइनस 12x प्लस 5y प्लस 7 अपॉन क्या आ गया, 13 आ गया, है ना। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर आ जाएगा। लिखिए इसको। तो बच्चों इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 13 को इधर ले लिए, 5 को इधर ले लिए, सॉल्व किए तो ये अपना आंसर आ गया। ऑप्शन में आप चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन में, ये जरूर होगा कोई एक ऑप्शन में 99x प्लस 27y प्लस 30 इक्वल टू 0, जो भी होगा वो आंसर होगा। आया समझ में। तो इस सवाल से हम लोग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं वो तरीका सीख लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे, लिखिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 36,
36 क्वेश्चन भी बिट सेट में आ चुका सवाल है, 2007 में आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन ना अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए वैसा तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे इक्वेशन, ये तो 2 डिग्री वाला इक्वेशन है। तो ये जनरल इक्वेशन है इन 2 डिग्री जो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज नॉर्मल्स आर दिस। एक सर्कल का सेंटर निकालना है जिसका नॉर्मल दिया हुआ है। तो सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है। ये भी एक नॉर्मल है और एक नॉर्मल ये है। ये मान लो नॉर्मल n1 है और ये मान लो नॉर्मल n2 है। तो जब दोनों नॉर्मल सर्कल के सेंटर से ही तो पास कर रहा है तो दोनों नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। अब वो दोनों नॉर्मल है क्या, तो दोनों नॉर्मल दिया हुआ है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के टर्म में दिया हुआ है। ये दोनों नॉर्मल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के टर्म में दिया हुआ है। तो चलो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल है, फैक्टराइज कर देना है इसको। 3x + 6y = 0। यहाँ से देखो जरा x कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, x - 2y, हाँ 2y, फिर -3 कॉमन आ जाएगा तो x - 2y = 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, फिर से x - 2y देखिए कॉमन आ गया और एक क्या हो गया, x - 3 = 0। तो यहाँ से एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, 2 स्ट्रेट लाइन आ गया। तो x - 2y = 0 ये एक स्ट्रेट लाइन है और x - 3 = 0 ये एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है। सॉल्व करो इसको, तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 3 इसमें रख दीजिए। x की वैल्यू 3 है ना, यहाँ 3 रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसको सॉल्व करने से y का वैल्यू आ जाएगा 3 - 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2। अगर और x का वैल्यू क्या है 3 हो तो गया बस। दोनों ये दोनों नॉर्मल्स हैं, एक मान लो n1 है नॉर्मल, एक n2 है और दोनों नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो 3, 3/2 A फॉर अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखो इस सवाल में ना ये तो मेन मुद्दा नहीं था कि हमारा नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास करता है, ये तो हम लोग पिछले कुछ सवाल में भी सीख चुके हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं इसलिए लिया हूँ ताकि आपको ये मैं बता पाऊँ कि जो दो स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में आपको दिया रह सकता है, तो इनको फैक्टराइज करके आप दोनों स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक बार में एक ही लीनियर इक्वेशन दिया होता था स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या है, एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, 2 डिग्री का इक्वेशन है यहाँ पे, है ना, XY में इक्वेशन है। तो फैक्टराइज करके 2 स्ट्रेट लाइन निकाल लिए और दोनों क्या है, नॉर्मल है, तो दोनों नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए तो सेंटर आ गया, है ना। चलिए इसको लिखिए। इसके बाद अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो होमवर्क रहेगा, इसको लिख लीजिए पहले। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 ये होमवर्क है आपका। क्या है क्वेश्चन में, निकाल देखो, बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल। 2 सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, x² + y² + 2x + 8y -23 = 0 और एक दूसरा सर्कल है x² + y² -4x -10y + 9 = 0। इसमें कितने नंबर ऑफ कॉमन नॉर्मल होंगे, कॉमन टेंजेंट होंगे, वो फाइंड आउट करना है, ये ऑप्शन है। ठीक है, आंसर मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। लास्ट क्लास का लास्ट प्रॉब्लम में कंसेप्ट इस पे रिवाइज करवा दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर नहीं देखे हो लास्ट वीडियो तो लास्ट वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन अपने को कमेंट करके आंसर बताना है, मैं आपको बताऊँगा करेक्ट है या नहीं आपका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ नाइस डे।